क्या हाल चाल है? लेट हो गया। हम जहाँ पे रहते हैं वो रूम ओनर आ गया था। हाँ, जहाँ रहते हैं। होता क्या है कि वो भी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, गवर्नमेंट। तो भी बेचारा सुबह में सवेरे निकलता है। जब वो निकलता है तो हम उस समय सोए रहते हैं, और जब हम जाते हैं तब वो सोए रहता है। मतलब मुलाकात ही नहीं होता है। तो पैसा के लिए आया हुआ था, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। हो गया लाइव जी? हाँ, चलिए। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? पहले से झक्कास। फाउंडेशन बेच है ना? हाँ, चलिए देख लीजिए, सब चीज ठीक ठाक है। बाजू बाजू सुनाई दे रहा है ना? चलिए, क्या बता रहे थे? सुप्रीम कोर्ट कौन अनुच्छेद तक बताए थे? अनुच्छेद 100 बता दिए हैं ना? याद है कुछ कि भूले सब? अच्छा, बोलिए तो। सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन अनुच्छेद के तहत? 124। कब हुआ है सुप्रीम कोर्ट का गठन? 28 जनवरी 1900। जब गठन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे? कितने वर्तमान में? चलिए, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? किसकी मदद से? कोलेजियम की मदद से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल होता है? नहीं ना होता है। रिटायरमेंट का एज 65 बरस। कितना बरस? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर हम? न्यायाधीश के पद पर 5 बरस। न्यायाधीश के पद पर, अधिवक्ता के पद पर, अधिवक्ता के पद पर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा करने का अधिकार किसे? भारत की संसद को है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता पेंशन कौन निधि से? संचित निधि से। संचित निधि से दिया जाता है। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन? 2 लाख। अन्य न्यायाधीश को 2,50,000। समझ गया? अन्य न्यायाधीश को 2 लाख। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अन्य चीजों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 126। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 127, 28, 29, 30। तो इन अनुच्छेदों को जो है, चलिए, संचित निधि, ऑनलाइन वाले लोग भी जवाब दे रहे हैं। उत्कर्ष सोलंकी, ऋचा आर्या, लाली कुमारी, धनंजय चौधरी। ये कौन बीमारी हुआ है आप लोग को? ये बीमारी का क्या नाम है? आए, क्या बीमारी का नाम है? आप लोग कोनो बात पे ऐसा काहे रिएक्शन देते हैं? हो, ये सब गलत आदत है। हो, चलिए, आप लोग हल्ला किए, अब ऑनलाइन जवाबों नहीं आ रहा है। वह मारा, क्या कर दिया आप लोग, नजर लगा दिए। चलिए देखिए, इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, इसको हमें समझना है। ए, क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे, शांत रहिए। आगे में बैठते हैं, कम से कम गलत काम नहीं कीजिए, ठीक है। गलत काम करना जाइए पीछे में, पीछे का लड़का आराम से मोबाइल चलाता, खैनी चुना खाता, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जाइए गलत काम करना जाइए पीछे, आगे में कम से कम गलत काम मत कीजिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोग जानते हैं एगो मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में मान लिया जाए कि मुख्य न्यायाधीश है, कौन है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। अगर किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, कोई भी कंडीशन, कोई भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद आकस्मिक रिक्त होता है, अचानक रिक्त होता है, अचानक एकाएक खाली हो जाता है, एकाएक खाली हो जाता है, अगर किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक खाली हो जाता है, अचानक कैसे खाली होगा, पद पर रहते हुए मान लिया जाए निधन हो गया, निधन हो गया, तो अचानक खाली हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं लेकिन वह काम करने में असमर्थ नहीं है, मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फिर भी तो वही स्थिति न हो गया हो, हाँ लेकिन कामें नहीं हो रहा, तो उनके होने का भी कोई महत्व रहा नहीं रहा। मान लिया जाए कि आप हैं, आप विद्यार्थी हैं लेकिन आप पढ़ते ही नहीं, तो आपका कोई महत्व है, आपका कोई काम नहीं है, समझ, आपका कोई महत्व नहीं है, आपका कोई काम नहीं है। वैसे ही न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं लेकिन काम करने में असमर्थ है, इस स्थिति में भी माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, खाली है। कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक खाली होता है, तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के भीतर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, मतलब ऐसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जो कि तुरंत तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर दे, तत्काल प्रभाव से तुरंत काम करना शुरू कर दे, उसी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठतम न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, और ऐसी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है, अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है। तो कुछ स्पष्ट हुआ, हाँ या ना? कहने का मतलब यह हुआ, अगर आकस्मिक अचानक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता, पद रिक्त हो जाता, तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कौन अनुच्छेद के तहत? तो 126 के। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। कहां से? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से ही किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते। बात क्लियर? लिखिए। चलिए, अनुच्छेद 126 हमें लिखिएगा। अनुच्छेद 126 हमें अनुच्छेद 126 हमें
अनुच्छेद 126 हमें सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। उसी में सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब आकस्मिक मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, आकस्मिक मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है। आकस्मिक मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है। आकस्मिक मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, फुल स्टॉप। रिक्त हो जाता है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। स्टार मार के। सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ही किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के ही किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के ही किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है, फुल स्टॉप। है, समझ में आया है? अच्छा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद?
अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब आकस्मिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या होता है? बात समझ में आया? आगे बढ़े ना। चलिए, हाँ हुआ है ना, 72 बार हुआ है। आगे आइएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 को अगर हम देखें तो इसमें क्या है जानते हैं? तदर्थ न्यायाधीश। क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश उसको क्यों नहीं बताए जानते हैं? वो अनुशासन में रह के क्वेश्चन ने पूछा, इसी वजह से नहीं बताए। तदर्थ न्यायाधीश, इसका अंग्रेजी होता है एडहॉक जज। क्या होता है? एडहॉक जज। एडहॉक जज, एडहॉक जज। अब मान लिया जाए कि जब शादी ब्याह होता है तो वरमाला लड़का लड़की दोनों खड़ा रहता है तब ना वरमाला होता है। ऐसा थोड़े है कि लड़का सो जाता है तब वरमाला होता है, ऐसा तो नहीं होता है। समझे? तो हर चीज का रूल रेगुलेशन होता है ना जी, समझ गए? अब वो ऐसे अकलील बकलील की तरह पूछ दिया, एज इट इज पूछ दिया, खड़ा होता बढ़िया से पूछता तब ना जवाब देते हैं, समझ गए? चलिए, एडहॉक जज पहले अब इसको समझिए। एडहॉक जज, एडहॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश हिंदी में, अंग्रेजी में एडहॉक जज। क्या होता है समझिएगा। देखिए, जैसे कि आपको हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ाए हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना। चलिए, अभी एगो कमेंट आ रहा था लक्ष्मी चौधरी का कि लोकसभा और राज्यसभा का डाटा गूगल पर अलग अलग है। महाबकलोल लड़की है ये। लोकसभा राज्यसभा का डाटा आप लोग को नहीं लिखाए हैं? नहीं लिखा है, और होमवर्क दिए हम नहीं लिखवाए हैं। नहीं लिखवाए। अच्छा ठीक है, लिखवा देंगे। ठीक है लक्ष्मी चौधरी जी, लिखवा देंगे। ठीक है, पहले अभी पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, बाद में लिखा देंगे। आपको डाउट है तो क्या किया जाए। चलिए देखिए, लोकसभा राज्यसभा पे आते हैं। एक बात बताइएगा, लोकसभा राज्यसभा में कोरम बताए थे? कोरम नहीं बताए? आप लोग तो ऐसे अचंभित है, लगता है पहली बार जीवन में सुने। कोरम बताए हुए हैं बकलोल। लोकसभा का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 और राज्यसभा का कोरम उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/10। संख्या के आधार पर लोकसभा का कोरम 55 और राज्यसभा का कोरम 25। राज्यसभा का कोरम 25। तो ये चीज है, कोरम हम आपको बताए हुए हैं। कोरम क्या होता है? किसी भी सदन का वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से, जिसके उपस्थित होने से वह सदन काम करना शुरू कर देता है, उसी को कोरम कहा जाता है। तो लोकसभा में 543 सदस्य, 543 में से कम 55 गो मौजूद होता है ना, तब लोकसभा काम करना शुरू कर देता है। राज्यसभा में 245 गो सदस्य, 245 गो में से 25 गो मौजूद होता है, तब राज्यसभा काम करना शुरू कर देता है। तो कोरम होता है किसी भी सदन का वह न्यूनतम संख्या जिसके मौजूद होने से, जिसके उपस्थित होने से सदन काम करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का भी कोरम होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी कोरम होता है। सुप्रीम कोर्ट का कोरम उसके कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। 1/10 भाग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 34 है। 34 का 1/10 निकालिएगा तो 3.4 आएगा, यानी 4। समझिए कितना? 4। मानव तो 3.4 हो नहीं सकता है। अगर 3.4 होगा मतलब 3 गो पूरा मानव, एगो आधा मानव होगा, तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ के सब भाग जाएगा। समझ गए? तो 3.4 मतलब यानी 4। तो सुप्रीम कोर्ट का कोरम होता है 4। कितना होता है? 4। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुल 34 न्यायाधीश है, कुल 34 न्यायाधीश में से सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 4 गो न्यायाधीश मौजूद होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 4 गो न्यायाधीश मौजूद हो जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू करता है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू नहीं करता है। काम करना शुरू नहीं करता है, यह चीज है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोरम 4 है, लेकिन कभी काल होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश में से 4 गो मौजूद नहीं होता है।
जब चारों को मौजूद नहीं हुआ तो कोरम पूरा नहीं हुआ, और कोरम पूरा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा, और सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा तो काम बाधित होगा, काम नहीं होगा, और जैसे सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट पर और अधिक काम का दबाव बढ़ जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट पर काम का दबाव बढ़ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित होता है, तो इस स्थिति से निपटने के लिए कि ऐसी स्थिति ना आए कि सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उसी को तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है, अंग्रेजी में एडहॉक जज कहा जाता है, अंग्रेजी में एडहॉक जज कहा जाता है। तो अब एक बार फिर से सुनिएगा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश में एगो है, क्या गो है? सुप्रीम कोर्ट देश में क्या गो है? एगो है। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां है जानते हैं? कहां है? दिल्ली में। दिल्ली में। भारत की राजधानी कहां? दिल्ली है ना वो। अरे ये दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में है। दिल्ली के भीतर जो सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, यह जानकारी भारतीय संविधान के वो अनुच्छेद में है, ठीक है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 130, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 130 हमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के स्थान के विषय में जानकारी प्रदान करता है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कहां है। तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली। तो दिल्ली में है तो स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट की बैठक कहां होगी? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के अलावा भारत के भीतर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात, पूरे भारतवर्ष के भीतर सुप्रीम कोर्ट की बैठक कहीं भी बुलाई जा सकती है। भले दिल्ली में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बैठक कहीं भी बुलाई जा सकती है, कहीं भी बुलाई जा सकती है। और ऐसा हुआ भी है, श्रीनगर में बुलाया गया है, हैदराबाद में बुलाया गया है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की बैठक जो है भारत के भीतर किसी भी शहर में बुलाई जा सकती है। यह जानकारी अनुच्छेद 130 देता है। तो अब आगे आइएगा, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ कोरम है। कोरम कितना है? कितना? अगर 4 गो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश मौजूद होगा तब ना काम करेगा सुप्रीम, अगर नहीं होगा मौजूद तब सुप्रीम कोर्ट नहीं ना काम करेगा। और काम नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित होगा, हाँ या ना? तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित ना हो, इसको लेकर किस न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए? कौन न्यायाधीश? तदर्थ। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 100 कौन करता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बात क्लियर? लिखिए, है ये ऑनलाइन वाला सबको क्या हुआ है? एडहॉक कमेटी क्या होता है? नहीं पता है एडहॉक कमेटी क्या होता है? मां बकलोल लड़का सब है ये सब। अस्थाई कमेटी को अस्थाई समिति लिखाए हैं जी। अस्थाई समिति को ही तो अंग्रेजी में एडहॉक कमेटी कहते हैं। सब कहां कहां से ये सब आ गया है हो। चलिए लिखिएगा अनुच्छेद 127। कुछ नहीं ना लिखे हैं? चलिए अब लिखना प्रारंभ कीजिए। अनुच्छेद 127 हमें लिखना प्रारंभ कीजिए। ऑनलाइन वाले लोग कमेंट में जो मैसेज टाइप करते हैं उसके जगह जो है ना कॉपी में टाइप कीजिए, ठीक है? अनुच्छेद 127 हमें सुप्रीम कोर्ट के
तदर्थ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश के विषय में, तदर्थ न्यायाधीश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फुल स्टॉप। जानकारी प्रदान करता है, फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट में जब कोरम की पूर्ति नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में जब कोरम की पूर्ति नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में जब कोरम की पूर्ति नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करता है, जिस कारण काम बाधित हो जाता है, जिस कारण काम बाधित हो जाता है। फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित नहीं हो सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित नहीं हो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित नहीं हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने 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 की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर, तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर, तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करता है। तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करता है। फुल स्टॉप। इसके बाद अब आगे देखिएगा, आगे है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128
अनुच्छेद 128 में क्या है? अनुच्छेद 128 में क्या है जानते हैं? अनुच्छेद 128 कहता है कि अगर कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया है, और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सुप्रीम कोर्ट में रिटायर न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ गई, तो अनुच्छेद 128 यह कहता है कि रिटायर न्यायाधीश की सहमति से रिटायर न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बैठने और काम करने का अधिकार दिया जा सकता है। कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। जो समझे हैं अच्छी बात है, जो नहीं समझे हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। एक समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे रंजन गोगोई। नाम सुने? बहुत चर्चित नाम है। अयोध्या मसला पर जजमेंट वही दिया है और वही अपने जजमेंट में अयोध्या में मंदिर बनाने की बात अपने जजमेंट में कहा है। कोई भी न्यायाधीश होता है ना, वो ये चाहता है कि हम अपना अंतिम पारी जोरदार खेलें, मतलब अंतिम में ऐसा निर्णय करके चले जाएं कि भारत के लोग कम से कम सदा के लिए याद रखें। हर कोई न्यायाधीश चाहता है। तो रंजन गोगोई अयोध्या मसले पर, अयोध्या मसला जो कि बहुत पेचीदा मसला था, उस पर निर्णय करना थोड़ा कठिन था, लेकिन रंजन गोगोई जो है सभी कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपना जजमेंट, राम मंदिर निर्माण के पक्ष में अपना जजमेंट दिया। रंजन गोगोई रिटायर हैं और रिटायर होने के बाद राज्यसभा के सदस्य भी बना दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा, ठीक है। तो रंजन गोगोई को छोड़ दीजिए, दूसरा मान लिया जाए दीपक मिश्रा भी एक समय में हमारे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। दीपक मिश्रा का नाम सुने होंगे हो? आए? अच्छा छोड़िए, नहीं सुने। एनबी रमन्ना का नाम सुने? एनबी रमन्ना 48 में है ना, हो वर्तमान में है 26 तारीख तक रहेंगे, 26 अगस्त तक रहेंगे। 27 अगस्त से जो है जस्टिस उदय यू ललित, समझ गए, यू ललित हो जाएंगे, समझ गए। तो मान लिया जाए कि एनवी रमन्ना, इसका तो नाम आप सुने हैं, ये तो वर्तमान में है। एनवी रमन्ना 26 तारीख को रिटायर कर जाएंगे। कुछ समय के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा मामला आया, कुछ ऐसा मसला आया कि सुप्रीम कोर्ट को एनवी रमन्ना की जरूरत पड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट एनवी रमन्ना से अनुमति लेगा कि आप रिटायर हो गए हैं लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए काम करना चाहते हैं। पहले एनवी रमन्ना से अनुमति ले ली जाएगी। एनवी रमन्ना अगर अनुमति दे दिए तो रिटायर होने के बावजूद एनवी रमन्ना कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट में बैठकर भारत के लिए काम कर सकते हैं। तो यही बात है अनुच्छेद 128 में। मतलब सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज जरूरत पड़ने पर उनकी सहमति से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अधिकार दिया जा सकता है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर काम करेंगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुकूल ही शक्ति प्राप्त होता है। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अनुकूल ही शक्ति प्राप्त होता है। अब तो समझे होंगे कि अब भी नहीं अब समझ गए ना। इसके बाद अनुच्छेद 129 है। अनुच्छेद 129 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। यह बात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 कहता है। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को
सुरक्षित रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुरक्षित रखा जाता है। आगे के किसी मसले में अगर उसी प्रकार का आगे का कोई मसला हो तो उस मसला में जो जजमेंट दिया जाता है, पहले के जजमेंट को देखते हुए आगे के उसी प्रकार के मसला में जजमेंट दिया जाता है। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अभिलेख की भांति सुरक्षित रखा जाता है और आगे की किसी भी जजमेंट में उसके पिछले जजमेंट को ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही साथ अभिलेख न्यायालय होने के नाते अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है या उल्लंघन करता है तो इस स्थिति में जो व्यक्ति उल्लंघन करता है उसे सजा तक दिया जा सकता है। इसी वजह से जो न्यायिक प्रक्रिया होता है, न्यायालय का आदेश होता है, उस पर हर लोग कोई भी बात कहने से कतराता है। समझिए, कोई भी बात कहने से कतराता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या एक अलग प्रकार की व्याख्या होती है। वो सही को गलत, गलत को सही कर सकते हैं, समझ गए। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता होगा तो नेता सबको कहते हुए सुनते होंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट का, हम न्यायालय का आदर करते हैं, न्यायालय का आदर करते। कोई ये नहीं कहेगा कि न्यायालय का अनादर करते हैं और जजमेंट गलत है, ये सब बात कोई नहीं कहेगा, सब कहने से कतराता है, समझ गए। इसके बाद अनुच्छेद 130 तो बता ही दिए हैं, समझ गए। तो नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। रिटायर्ड जज ही एडहॉक जज होता है? नहीं, रिटायर्ड जज एडहॉक जज नहीं होता है। एडहॉक जज के तौर पर जो है, एडहॉक जज के तौर पर जो है आपको, एडहॉक जज के तौर पर जो है आपको हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश को, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के वैसे न्यायाधीश को एडहॉक जज के तौर पर नियुक्त किया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। ठीक है, किनका सवाल था? आस्तोसारिया का सवाल था, आशा करते हैं आप समझे होंगे। तदर्थ मीन्स अस्थाई, अस्थाई। हाँ, ले सकते हैं लक्ष्मी चौधरी घटना चक्र। चलिए लिखिए आगे। अनुच्छेद 128 यह कहता है कि अनुच्छेद 128 यह कहता है कि अनुच्छेद 128 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त निवृत्त यानी रिटायर, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर, सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर, सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर अपनी इच्छा से, सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर अपनी इच्छा से, सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पर अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से
सेवा दे सकते हैं, अपनी इच्छा से सेवा दे सकते हैं, अपनी इच्छा से सेवा दे सकते हैं, अपनी इच्छा से सेवा दे सकते हैं। आगे अनुच्छेद 129 कहता है कि अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आगे अनुच्छेद 130 हमें अनुच्छेद 130 हमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 130 हमें सुप्रीम कोर्ट के स्थान की जानकारी देता है। अनुच्छेद 130 हमें सुप्रीम कोर्ट के स्थान की जानकारी देता है। फुल स्टॉप, नीचे से स्टार मार के। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन उसी लाइन में लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट की बैठक देश के भीतर किसी भी शहर में देश के भीतर किसी भी शहर में आयोजित की जा सकती है। फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट की बैठक हैदराबाद और श्रीनगर में सुप्रीम कोर्ट की बैठक हैदराबाद और श्रीनगर में
सुप्रीम कोर्ट की बैठक हैदराबाद और श्रीनगर में आयोजित की जा चुकी है। आयोजित की जा चुकी है। यहीं तक न बताए थे। इसके बाद आगे है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 है, यह हमें सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी प्रदान करता है। क्या होता है यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार? देखिए, आप इस बात को समझिएगा, जैसे आप अपने पर लेकर समझिए। मान लिया जाए कि घर में मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब लोग हैं। मान लिया जाए कि भाई बहन आपस में झगड़ा कर लिए, तो इसका निपटारा तो मम्मी भी कर सकती है, इसके लिए पापा के पास जाने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर मान लिया जाए कि बहन के शादी को लेकर निर्णय लेना है, तो घर में सामान्य तौर पर शादी को लेकर निर्णय घर के जो गार्जियन होते हैं, सामान्य तौर पर घर के गार्जियन पिताजी होते हैं, पिताजी निर्णय लेंगे। तो शादी वाला मामला सीधे तौर पर किसके क्षेत्राधिकार में आ जाएगा? पिताजी। पिताजी सीधे तौर पर। तो कुछ मामला ऐसे होते हैं, जैसे घर में कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसको मम्मी देखती है या मम्मी निपटा देती है, कुछ मामला ऐसे होते हैं पिताजी देखते हैं। लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जो घर के सभी सदस्य बैठ करके निपटाते हैं। जैसे शादी वाला मामला है तो उसको तो सीधे तौर पर पिताजी देखेंगे सामान्य तौर पर, लेकिन कभी कभी किसी किसी घर में मां भी निर्णय लेती है। लेकिन जो हमारा समाज सामान्य तौर पर कहता है उस अनुसार हम आपको बताएं। ये बात समझ रहे हैं आप अपने स्तर पर इस बात को समझ रहे हैं? तो जो कुछ मामला होता है, कुछ केस होता है, उसे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। वैसे मामले, वैसे मुकदमा, वैसे केस, वैसे मामले, वैसे मुकदमा या वैसे केस जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। एक बार फिर से सुनिएगा। वैसे मामले, वैसे मुकदमे, वैसे केस जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ही रखा जाता है, उसे सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जाता है। जैसे अगर भारत के भीतर दो राज्यों के बीच विवाद हुआ, दो राज्यों के बीच विवाद हुआ, राज्यों के बीच विवाद हुआ, जैसे कि मान लिया जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, या राजस्थान और गुजरात के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, या पंजाब और कर्नाटक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अगर भारत के भीतर किसी दो राज्य को लेकर विवाद होता है
तो ये विवाद, इस विवाद के निपटारा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। इस विवाद को निपटारा करने का अधिकार हाई कोर्ट को नहीं है या सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं है। हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं। आप कल का क्लास किए होंगे तो कल हम बताए होंगे, कल इन सुप्रीम कोर्ट शुरू किए, कल बताए होंगे भारत की न्यायिक प्रणाली कितना स्तरीय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट। तो अगर दो राज्यों के बीच विवाद होता है तो इसको निपटाने का अधिकार न सबऑर्डिनेट कोर्ट को है न हाई कोर्ट को है, बल्कि उसको निपटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे है? उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट निपटा सकता है। जैसे बहन का शादी होना है, उसको लेकर निर्णय पिताजी ही लेंगे कि कहां करना है, कितना तिलक देना है, इतना निर्णय तो जरूर लेंगे। अब बाद बाकी शादी में तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज है, बात समझ में आया? इसके बाद अब भारत को जब आप देखेंगे तो भारत के भीतर एक भारत सरकार है, फिर भारत 28 राज्यों का संघ है, प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार है। जैसे बिहार में बिहार सरकार, बंगाल में बंगाल की सरकार। तो भारत के भीतर भारत सरकार, भारत सरकार इन द सेंस की मोदी सरकार, बिहार सरकार मतलब नीतीश सरकार। अगर मान लिया जाए भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाता है, भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाता है, तो यह मामला भी निपटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। इस मामला को भी सुप्रीम कोर्ट में ही रखा जा सकता है, इसे सबऑर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं रखा जा सकता है। तो यह भी मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही आता है। तो दूसरा बात यह हो गया कि अगर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच विवाद हो गया, किसी राज्य सरकार के बीच विवाद हो गया, तो इसको भी निपटाने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट को। किसे है? सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आया? इतना बात क्लियर है? चलिए अब इसके बाद अगला है भारत सरकार और एक तरफ दो या दो से अधिक राज्य सरकार। भारत सरकार यानी मोदी सरकार एक तरफ है और दूसरे तरफ है बिहार की राज्य सरकार, बंगाल की राज्य सरकार, झारखंड की राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार। तो एक तरफ भारत सरकार है और दूसरे तरफ दो या दो से अधिक राज्य सरकार है। अगर इस प्रकार का विवाद होता है तो इस प्रकार के भी विवाद को निपटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। यह विवाद भी सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ही रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ही रखा जाता है। तो यह भी सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही आते हैं। मूल तौर पर यही 3 मामले हैं जो अनुच्छेद 131 के तहत, मूल तौर पर यही 3 मामले हैं जो अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। तो तीसरा है, एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरे तरफ दो या दो से अधिक राज्य सरकार। राज्य सरकार अनुच्छेद 131 के तहत ये मामले सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 यह अधिकार देता है कि वह अपने मौलिक अधिकार को बहाल कराने के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता। तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान भी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसके बाद एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 यह कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो इस विवाद को भी सीधे तौर पर अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद भी सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएंगे। तो अनुच्छेद 131 के तहत वो तीनों मामला, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार वाला प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में, और अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार में आएंगे। बात समझ में आया? लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा। अनुच्छेद 131 हमें अनुच्छेद 131 हमें सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 131 हमें सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 हमें सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 हमें सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी देता है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। वैसे सभी मामले जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है, वैसे सभी मामले जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 131 के प्रावधानों के तहत
अनुच्छेद 131 के प्रावधानों के तहत निम्न मामले अनुच्छेद 131 के प्रावधानों के तहत निम्न मामले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल होता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल होता है, फुल स्टॉप। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल होता है, फुल स्टॉप। एक नंबर में दो राज्यों के बीच होने वाला विवाद दो राज्यों के बीच होने वाला विवाद। दो नंबर में भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच होने वाला विवाद। भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच होने वाला विवाद। दो नंबर में भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच होने वाला विवाद। भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच होने वाला विवाद। भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच होने वाला विवाद। भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच होने वाला विवाद। तीन नंबर में भारत सरकार और दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच होने वाला विवाद। भारत सरकार और दो या दो से अधिक भारत सरकार और दो या दो से अधिक राज्य सरकार के बीच होने वाला विवाद। भारत सरकार और दो या दो से अधिक राज्य सरकार के बीच होने वाला विवाद। नीचे से स्टार मार के अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार से संबंधित मामला भी अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार से संबंधित मामला भी अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार से संबंधित मामला भी सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। आगे स्टार मार के अनुच्छेद 71 के तहत अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले
अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले, अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवाद का निपटारा करना, विवाद का निपटारा करना भी सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। आइए बोर्ड पे आइए। सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद 100 और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता? भारत के राष्ट्रपति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता? भारत के राष्ट्रपति। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद आकस्मिक खाली होता है। आगे तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद 127। इसकी नियुक्ति कौन करता? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कब? जब कोरम की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित होता है। जब कोरम की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित। एक बार फिर से, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? इसकी नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किस स्थिति में करता है? जब कोरम की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का काम बाधित हो। इतना समझाते हैं वो फिर भी मुंह से आवाज नहीं निकलता है। मां बकलोल हैं आप लोग, समझ गए? कहां ध्यान रहता है, समझे? चलिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके काम कर सकता है या नहीं कर? कौन अनुच्छेद के? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय 100। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ये जानकारी कौन अनुच्छेद? क्या सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के अलावे भारत के अन्य शहरों में हो सकती? किसके सहमति से? राष्ट्रपति। किसके? राष्ट्रपति। कहां कहां हुआ है? हैदराबाद और श्रीनगर। हैदराबाद और सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? वैसे मामले जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है वह सुप्रीम कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मूल तौर पर 3 मामले आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। बात क्लियर है? मौलिक अधिकार से संबंधित मामले किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम? अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद। अनुच्छेद 71। इतना बात क्लियर है? चलिए ठीक है, आज यहीं पर रुकते हैं। अब सुन लीजिए, देखिए क्वेश्चन आंसर नहीं करवा पा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर जो है नागरिकता तक करवा दिए जहां तक हमको याद है। मौलिक अधिकार हाँ संडे को करवाइए, सब रोज पढ़ेबे करेंगे। ना हम आदमी ना है, हमारा अपना कोई पर्सनल लाइफ ना है, समझिए? ठीक है, हमको अपना काम नहीं करना है। 6 दिन पढ़ाते हैं, कौन मास्टर 6 दिन पढ़ाता है? सब 5 दिन पढ़ाता है और सब 1 घंटा पढ़ाता है, समझिए? हम 1.5 घंटा पढ़ाते हैं, समझे? और सप्ताह में 6 दिन पढ़ाते हैं। अब ज्यादा मत कीजिए। सुनिए, तो जो है सोच रहे हैं कि आंसर दे दें, आंसर देते हैं। ठीक है, आंसर में डाउट होगा तो आंसर के डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, बता नहीं पा रहे हैं, आंसर देते हैं, आंसर के डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिए। मेरे टेस्ट का डिस्कशन है नीचे में। धन्यवाद सभी लोगों का, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग।